जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो आज दोस्त हमारा शुक्रवार है और आज हमारा साइंस का सेशन चलेगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी कह रखा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार ये 4 दिन आपके मैथ से संबंधित सेशन रहेंगे और आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये साइंस से संबंधित सेशन आएंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आपने पिछले सेशन में देखा दोस्त, हमने ग्राफीय विधि से जो वेग हैं, वेग समय का या चाल के बारे में या असमान चाल के बारे में या समान चाल के बारे में, इन सभी शब्दों को समझते हुए ग्राफ से संबंधित इन शब्दों को हमने समझा था। किस प्रकार एक असमान चाल रहेगा तो उसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, या फिर अगर कहीं समान चाल है तो उसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा। उसी प्रकार हमने ये भी समझा था कि किस प्रकार वेग और समय के बीच में अगर समान गति से, यानी जो वस्तु है वो गतिशील है, त्वरित है, या फिर एक समान वेग से चल रही है। त्वरित है तो दो तरह से हमने समझा था कि त्वरित है तो एक पॉजिटिव रूप में त्वरित है, एक निगेटिव रूप में यानी ऋणात्मक रूप में त्वरित है। तो उनका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, हम इन सभी चीज़ों पर चर्चा पिछले सेशन में किए थे। अब आइए चलिए चलते, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उसे देखते हैं, तत्पश्चात हम आगे चलेंगे अपने सिलेबस को लेकर। चलिए दोस्त, एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये सभी चीज़ें हमने आपको बता कर रखा है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ कर रखे हैं। अगर आप ये चीज़ों को नहीं पढ़े हैं, एक बार नहीं समझें, तो इन्हें आप एक बार जाएं लेक्चर इसी चैनल पर, ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, इन्हें पहले समझें और इसके पश्चात आप आ गए हैं दोस्त। चलिए आइए चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त कि किसी, एक सेकेंड दोस्त, सिर्फ एक सेकेंड। चलिए आइए देखिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी का ग्राफ की प्रकृति क्या होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था दोस्त पिछले सेशन में, बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है कि समान गति, देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु के एक समान गति और असमान गति के लिए समय, ध्यान दीजिएगा, समय और दूरी का ग्राफ बोला है। यानी कि अगर हम इस प्रकार इसे हम दूरी यानी डिस्टेंस और टी फॉर टाइम डिनोट करते हैं। अगर हमको देखना है कि ग्राफ किस प्रकार एक असमान या समान रूप से कोई वस्तु है गति कर रही है तो उसका किस प्रकार बनेगा, तो आप देख सकते हैं दोस्त, एक समान गति कर रही है कोई वस्तु तो उसका दूरी और समय का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। एक सीधी रेखा का निर्माण होता है जो मूल बिंदु हो यहाँ से, यानी यह रेखा कैसे बनता है हमने आपको बखूबी अच्छे तरीके से पिछले सेशन में बताया दोस्त। जाइए वहाँ पर इस प्रकार की रेखा क्यों निर्माण होती है हम वहाँ पर आपको बता कर रखे हैं। इसी प्रकार अगर आप कोई असमान गति से, कोई भी वस्तु असमान गति से दूरी कोई ट्रेवल कर रही है तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, कर्व टाइप का होता है, वक्र टाइप का होता है। ये आपके पहला प्रश्न के उत्तर हुए दोस्त। चलिए आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, प्रश्न बोल रहा है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हो। देखिए क्या कह रहा है कि कोई एक वस्तु है, उस गति के विषय में आप क्या कहेंगे। अगर आप जब उस वस्तु का दूरी और समय का ग्राफ बनाते हैं, जब आप समय दूरी और समय का ग्राफ बनाते हैं दोस्त, तो जो समय का अक्ष है उसके समांतर एक सरल रेखा का निर्माण होता है। आइए चलिए चलते हैं। हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ एक बना लेंगे। इसमें हम दिखा देंगे कि हाँ यह जो y है, एक्सिस या y अक्ष है, जो दूरी को शो कर रहा है, ये समय को दिखा रहा है। बोल रहा है कि आप उस वस्तु के बारे में कमेंट कीजिए, उस वस्तु के बारे में बातें कीजिए, उस वस्तु के बारे में बताइए क्या जब वो वस्तु का हम ग्राफ बना रहे हैं, उसके गति का ग्राफ बना रहे हैं,
तो वस्तु का जो ग्राफ आ रहा है कुछ इस प्रकार आ रहा है, मतलब समय के समांतर आ रहा है। जो समय है उसके क्या आ रहा है, समांतर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ पर अगर 1 आवर है या 2 आवर है या फिर 3 आवर 4 आवर, अब जितने भी समय देख रहे हैं दोस्त, यह सब जगह क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस। अगर ये मानते हैं यह 50 किलोमीटर है तो यह सभी समय में क्या है, 50 किलोमीटर। यहाँ पर देखिएगा 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में जाइएगा 50 किलोमीटर, तीसरे घंटे में जाइएगा 50 किलोमीटर, चौथे घंटे में जाइएगा 50 किलोमीटर। यानी कि हर समय आगे क्या हो रहा है, समय बढ़ते जा रहा है, परंतु दूरी बढ़ रही है नहीं। यानी कि इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। विरामावस्था में है। विरामावस्था का मतलब कि कोई भी वस्तु अपने उसी स्थान पर स्थित है जब उसका समय बदल रहा हो। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार, अगर ये 50 किलोमीटर के स्थान पर है तो 1 आवर में भी, 2 आवर में 3 और 4, यानी आगे समय बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो दूरी वहीं का वहीं है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यह पहले कह रखा है, इस प्रश्न में पहले ही कह रखा है कि जो ग्राफ बन रहा है, जो हम ग्राफ बना रहे हैं, वह ग्राफ जो आ रहा है समय के समांतर आ रहा है। किसके समांतर आ रहा है, समय के समांतर आ रहा है, ये बोला है। उसके अनुसार हमने यह बताया है कि वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल, समय, ग्राफ, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हो। अब थोड़ा समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, उसमें बोला कि हम आपको ग्राफ बनाकर दिए हैं, उसमें दूरी और समय के बीच में, और जो ग्राफ बन रहा है वो समय के समांतर बन रहा है। अब यह बोल रहा है दोस्त कि हम आपको एक ग्राफ फिर से दे रहे हैं जो चाल है और एक तरफ समय है। क्या है, यही एक बार देखेंगे क्वेश्चन को। क्या है, एक तरफ क्या है, एक तरफ बोला चाल और समय, यानी चाल और समय हमने ग्राफ में इंडिकेट यानी निर्देशित कर दिया। अब क्या बोल रहा है दोस्त, ध्यान समझिएगा। बोल रहा है कि जो ग्राफ बन रहा है वो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। अब समय अक्ष के समांतर क्या होगा, यही रेखा होगा। जाहिर सी बात है यही रेखा होगा, और यह प्रश्न के अनुसार हमने ग्राफ बना लिया। अब इसके बारे में हमें बताना है, अवलोकन करना है कि कि किस प्रकार की गति है या फिर यह वस्तु कैसी होगी, किस अवस्था में होगी, ये चीज बारे में हमको बताना है। अब समझेंगे थोड़ा। कोई वस्तु है, उसका जो चाल है वो फिक्स है। चाल यहाँ पर मान लेते हैं यह 40 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, फिक्स है। चाल इसका क्या है, फिक्स है, यह इतनी ही चाल है। समय के अनुसार समय बढ़ते जा रहा है फिर भी चाल क्या है, फिक्स है। यानी कि यह जो वस्तु गति कर रही है, ध्यान से समझेंगे, यह जो वस्तु गति कर रही है दोस्त, वो समय, इसका जब ग्राफ बना रहे हैं तो समय के समांतर बन रहा है। यानी कि आप किसी भी समय में जाइए, इस वस्तु का जो चाल रहेगा हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा दोस्त, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब समझिएगा, अब यहाँ पर जितने भी आप कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ कर रखे हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को यहाँ पर लगाने का जरूरत है। एक समान चाल किसे कहते हैं, एक समान चाल जो समान समय अंतराल में समान दूरी को ट्रेवल करे, इसे हम क्या कहते हैं, एक समान चाल। वहीं पर आपने एक समान वेग पढ़ा था। एक समान क्या पढ़ा था दोस्त, वेग पढ़ा था। एक समान वेग में आपने क्या पढ़ा था, एक समान वेग में आपने यह पढ़ा था दोस्त कि समय जो अंतराल है वो बराबर समय अंतराल में जो वस्तु की गति है, जो वस्तु की चाल है, वो क्या रह रही है, सेम रह रही है। क्या रह रही है, बराबर रह रही है। तो यही तो कंडीशन है दोस्त। देखिए समय अंतराल हमारा सेम हो रहा है, 1 2 3 4 5 घंटे ले रहे हैं, लेकिन हर कंडीशन में गति क्या है, वस्तु की गति क्या है, यानी चाल क्या है, समान है। तो यह किस कंडीशन का ग्राफ है, यह किस कंडीशन का ग्राफ है, समझ रहे हैं, किस कंडीशन का, एक समान वेग का, एक समान वेग का। समझिएगा हम यहां तक कैसे पहुंच पा रहे हैं, एक समान वेग बोल दिए, या फिर वस्तु विरामावस्था में है, या फिर वस्तु गति में, हम ये चीज अवलोकन कैसे कर पा रहे हैं। सबसे पहले इन सभी चीजों को आप समझने के लिए इन शब्दों को क्लियर होना चाहिए। कौन से शब्द हैं,
चाल क्लियर होना चाहिए, एक समान चाल क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए, असमान चाल क्या होता है ये शब्द क्लियर होने चाहिए, वेग क्या होते हैं ये शब्द क्लियर होने चाहिए, एक समान वेग क्या है ये शब्द क्लियर होने चाहिए, त्वरित गति करने वाले वेग क्या है, ये कुछ शब्द हैं दोस्त, शब्दावलियां हैं। इन शब्दों को आपको सबसे पहले इन्हें समझना होगा। और इसके पश्चात हमने जो पिछले सेशन में आपको बताया है कि एक समान वेग का या एक समान चाल का या असमान चाल का किस प्रकार ग्राफ बनेगा, इन चीजों को पहले बारीकी से समझना पड़ेगा, तब आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ये अचानक नहीं आएगा दोस्त। आप सोच रहे होंगे कि नहीं हमें अचानक पता चल जाए, नहीं, अचानक नहीं हो सकता है। आप जाइए पिछले सेशन को अटेंड कीजिए, वहाँ पर देखिए कि इस समान चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है। इन सभी चीज़ों को, शब्दावलियों को पहले समझिए और इनसे संबंधित जो हमने पिछले सेशन में जो भी ग्राफ बनाए हैं उन ग्राफों को समझिए। उसके पश्चात ये प्रश्न करेंगे तो वो खूब भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, बोल रहा है वेग और समय का ग्राफ हम आपको दे दिए हैं। क्या बोल रहा है, वेग और समय। ध्यान से देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है, वेग और समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि। अब आइए समझते हैं। पूछ रहा है दोस्त, चौथा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हमने आपको एक ग्राफ दे दिया है जो वेग और समय के बीच में है। किसके, वेग और समय के बीच में है, ये चीज बोला है दोस्त। और बोल रहा है कि इस वेग और समय ग्राफ के बीच में, ग्राफ के नीचे जो भी आप इसमें ग्राफ बनाएंगे, जो भी आप इसमें ग्राफ बनाएंगे, इसमें बनने वाला जो भी आप, अब क्या होगा, कंडीशन क्या होगा वो अलग मैटर है कि वो ग्राफ कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ये अलग मैटर है। लेकिन बोल रहा है सिंपल, उसने क्या बोला है कि अगर आप वेग और समय का ग्राफ खींच रहे हैं तो जो भी ग्राफ बनेगा उसके नीचे जो क्षेत्र आएंगे, जो भी क्षेत्र आएंगे, उन क्षेत्रों को निकालने के पश्चात आपको कौन सी राशि मिलेगी, ये चीज पूछ रहा है। अब समझेंगे, अगर आप इसमें ग्राफ कोई भी बना लेते हैं इस प्रकार, या जैसे भी आप ग्राफ बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका आप एरिया निकालने जाएंगे। क्या निकालने जाएंगे दोस्त, एरिया निकालने जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जब कभी भी एरिया निकालने जाएंगे दोस्त, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ट्रायंगल बन सकता है, या फिर वर्ग बन सकता है, या फिर अलग अलग आकृतियां बन सकती हैं, जिससे आप उनका क्षेत्रफल, यानी जो भी हो आप उनका क्षेत्र, बोल रहा है क्षेत्र, ध्यान से समझिएगा, क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल जो बनेगा, जो उसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो उससे आपको कौन सी राशि प्राप्त होगी। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं दोस्त, चाहे वो त्रिभुज का हो, आयत का हो, या कोई भी आकृति हो, क्षेत्रफल में 1/2 जो भी हो आए, नंबर आए, न्यूमेरिकल नंबर आए, वो अलग मैटर है। लेकिन आप उसमें दो राशियों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या आपने कभी भी क्षेत्रफल के फॉर्मूले में, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या आपने कभी भी क्षेत्रफल के फॉर्मूले में एक राशि और दूसरी राशि को भागा दिया है? कभी नहीं। आप देखिएगा कोई फॉर्मूला आजमा लीजिए, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जाते हैं तो हाफ बेस इनटू हाइट, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। रेक्टेंगल का वहीं करने जाते हैं तो लंबाई इनटू चौड़ाई, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। या समलंब का, या समलंब चतुर्भुज का आप निकालना चाहते हैं तो उसका क्या होता है दोस्त, d1 इंटू d2 भी होता है, और इसके साथ समानांतर भुजाओं का योग, और अंत में क्या होता है, हाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि आप कोई भी लगभग जो भी फॉर्मूले होते हैं क्षेत्र निकालने के, उनको निकालेंगे तो किन्हीं दो राशियों को क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है, भागा नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्त, जब आप, अब ये कैसा यहां पर चित्र बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, हमको उसमें नहीं पढ़ना है। समानांतर बनेगा, कट बनेगा, कैसे बनेगा, वो हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जब कभी भी इसमें अगर आप ग्राफ बनाने जाएंगे, उसका क्षेत्र निर्धारित करने जाएंगे, क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, तो जाहिर बात है दो राशियों का क्या होगा, गुणा होगा। क्या होगा, गुणा होगा। तो आइए वेग गुणे समय कीजिए, और वेग और गुणे समय जब करते हैं तो वेग का क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड, और समय का क्या होता है, सेकेंड, और सेकेंड सेकेंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और मीटर किसका यूनिट हो जाता है, दूरी का।
किसका हो जाता है? दूरी का। किसका हो जाएगा दोस्त? दूरी का। यानी कि जब कभी भी आप वेग और समय के बीच के क्षेत्र, उसके नीचे जो भी ग्राफ बने रहेंगे, उसके नीचे के क्षेत्र को आप निकालने जाएंगे तो वो राशि निकल कर आएगी दूरी। क्या निकल कर आएगी दोस्त? दूरी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने समझाया। चलिए आइए चलते हैं, और यहाँ पर ये प्रश्नावली खत्म होता है दोस्त। चलिए अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए, एक बार आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा और गौर से देखिएगा। हमने अभी पिछले सेशन में समझाया ग्राफ बनाना। कोई भी दूरी समय के बीच में, वेग समय के बीच में, इन सभी चीज़ों के बीच में हमने ग्राफ बनाना सीखा। अब हम ये सीखने जा रहे हैं दोस्त, आपका बिहार बोर्ड हो या एनसीईआरटी हो, उसमें पॉइंट है 8.5 है, ग्राफीय विधि से गति का समीकरण। ग्राफीय विधि से गति का समीकरण। हम यहां पर अब यह सीखने जा रहे हैं दोस्त कि जो आप गति के 3 समीकरण होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं v = ut + ½ at, s = v = u + at। आप देख सकते हैं पहला ग्राफीय विधि से इसको हम देखेंगे कि यह किस प्रकार v = u + at आता है। उसी प्रकार हम यह भी देखेंगे किस प्रकार s = ut + ½ at² आता है। ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम ये थर्ड देखेंगे कि किस प्रकार v² = u² - 2as आता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहले चलिए, पहला गति का नियम आप जानते हैं, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, u = क्या होता है? u + at। इसे हम ग्राफीय विधि से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, आइए समझते हैं। चलिए देखिएगा, पहला गति का नियम क्या है? पहला गति का क्या नियम है दोस्त? v = u + at। ये हमारा क्या है? पहला गति का नियम है। चलिए आइए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ से किस प्रकार हम निकालेंगे समझेंगे। आइए समझते हैं। इसे हम समय दे देते हैं। क्या? समय। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला जो आपका है, ध्यान से यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जो हमारा पहला v = u + at आने वाला है, वह किसके बीच में ग्राफ होगा, तो वो चीज़ हम प्राप्त करेंगे, वेग और समय। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक का क्या नाम है? वेग और समय का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ से हम किस प्रकार आपका गति का पहला नियम निकालेंगे, यही समझने वाले हैं। आइए चलिए चलते हैं, और इधर हम क्या लिख लेंगे? वेग। इस प्रकार हो सकता है। चलिए, अब ऐसा समझिए कि एक वस्तु है, अगर वह स्थित है, कोई उसके अंदर चाल नहीं है, कोई उसके अंदर गति नहीं है, तो वो आएगा वस्तु यहाँ पर। कहाँ? ये मूल बिंदु पर आएगा। लेकिन हम ऐसा मानकर चलते हैं कि उसका इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग कुछ भी हो सकता है, मतलब वो स्थिर भी हो सकता है, या फिर वो कुछ km/h के हिसाब से चल भी सकती है। तो हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो यहाँ पर है। कहाँ पर? यहाँ पर है। और इसका इनिशियल जो स्पीड या फिर चाल है उसको u से डिनोट, वेलोसिटी जो है उसको u से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे और हमने इस पिछले सेशन में आपको समझाया भी है कि प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। अब समझिएगा थोड़ा दोस्त, ये जो भी चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं दोस्त, जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, ये एक समान गति से संबंधित, ये आपका जो फॉर्मूले होते हैं एक समान गति पर ही अप्लाई होते हैं, असमान गति पर नहीं। यानी कि डिफरेंट समय अंतराल में डिफरेंट गति को तय करना, वहाँ पर ये समय आपका इक्वेशन अप्लाई नहीं होता। ये जो आपके सूत्र हैं, गति के नियम हैं, एक समान गति को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण हुआ है। तो आइए चलिए चलते हैं, अब समझेंगे। हमने आपको बताया था दोस्त, वेग और समय के हिसाब से अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है तो वेग एक समान गति से, यानी एक समान गति है उसका, एक क्या है? एक समान गति है।
तो जाहिर सी बात है दोस्त, वो समय के समान समय अंतराल में वो अपने स्पीड को क्या करेगी, बढ़ाते जाएगी, त्वरित करेगी, तो एक समान गति हम पा सकते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। इसका ग्राफ क्या होगा दोस्त, कुछ इस प्रकार होगा। अब समझिएगा, हम मान लेते हैं जो यहाँ से वस्तु चलना शुरू किया है उसका वेलोसिटी क्या है, u है, और यहाँ तक ले चला। अब कहीं तक ले चला उससे क्या मतलब, लेकिन हमको तो एक पॉइंट निर्धारित लेकर चलना पड़ेगा कि हाँ फाइनल यहीं तक चला। तो फाइनल वेलोसिटी इसको नाम देते हैं v। क्या नाम देते हैं, v देते हैं। चलिए अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अब यहाँ पर जो t है, यहाँ पर जो t है यानी समय है, इसको हम ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इसको हम t क्या ले लेते हैं, बराबर 0। क्यों, क्योंकि हम अवलोकन करने जा रहे हैं उस वस्तु के गति के बारे में। अब जब हम देखेंगे उस वस्तु को, जब से हम अवलोकन करना चालू करेंगे तो वहां हम t क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी क्या हो जाएगा, कुछ ने दे देगा कि नहीं टाइम इतना सेकेंड, लेकिन जब कभी भी हम किसी चीज़ का अवलोकन करना चालू करते हैं दोस्त, तो समय का रिस्पेक्ट वहाँ पर क्या ले लेते हैं, शून्य ले लेते हैं। चलिए हमने शून्य ले लिया, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब इस ग्राफ को हम दोनों x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर इस बिंदु से डालकर देखते हैं कि यह कहाँ पर आ रहा है और कितने पॉइंट पर कट करेगा। अब समझिएगा, अब इस पॉइंट को इस प्रकार x एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और यह समय का ग्राफ है। किसका है, समय का ग्राफ है। अब समझेंगे, यहाँ से वस्तु चलना शुरू किया और यहाँ तक गया, तो जाहिर सी बात है कुछ तो समय लगा होगा, जाहिर सी बात है। अब मान लेते हैं यह t1 है और यहाँ पर जो गया, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, v, और t2, इसको नाम क्या दे देंगे, t2। और मान लेते हैं कुछ समय लगा, जो समय लगा वह t लगा। क्या लगा दोस्त, समय जो लगा वो t लगा। अब समझेंगे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर t1 0 लिए, क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ से हमने अवलोकन करना शुरू किया है, तो हम समय का रिस्पेक्ट क्या लेंगे, 0 लेंगे। और वहीं पर हमने t क्यों लिया है, तो कुछ तो समय लगा होगा इसको इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुँचने में। अब आइए हम यही यहाँ पर y एक्सिस पर कट करते हैं, और वेग कितना है, अब समझेंगे, यहाँ पर जो कट किया, यहाँ पर जो पॉइंट है यह t है। समझ में आ रहा है दोस्त, क्यों, क्योंकि t समय उसको लगा, तो इतना समय में आगे बढ़ेगा, बढ़कर कितना तक गया, t तक। अब वहीं पर देखिए, यहाँ पर इसका वेलोसिटी u है, क्या है, u है। अब यह यहाँ तक वस्तु को जाने में, किसी भी वस्तु को यहाँ तक जाने में उसको वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई है, v, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, v, क्या होगी, v। यही चीज़ हमने दर्शाया दोस्त, और कुछ नहीं किया, प्रारंभिक वेग लिया है, अंतिम वेग लिया है, और कितना समय लगेगा ये चीज़ लिया है। अब आइए चलिए चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त। अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी और समय के बीच का ग्राफ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन या त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला जिसे a से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, फाइनल वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, परिवर्तन, परिवर्तन किसमें, परिवर्तन वेग में, किसमें परिवर्तन, वेग में, पुनः परिवर्तन क्या होता है, पुनः परिवर्तन किसमें, परिवर्तन समय में। ध्यान से देखिएगा, क्या यही हमारा फॉर्मूला होता है, हमने पिछले सेशन में यही तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि त्वरण बराबर क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा में जितना टाइम टेकन लगा होगा, यही चीज़ तो है, वही हमने लिखा। परिवर्तन किसका, परिवर्तन वेग में जो परिवर्तन आया होगा, परिवर्तन किसका, परिवर्तन समय में जो परिवर्तन आया होगा। अब चलिए समय थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम इसे O पॉइंट नाम दे देते हैं, इसे हम A पॉइंट नाम दे देते हैं, इसे हम B पॉइंट नाम दे देते हैं, इसे हम C पॉइंट नाम देते हैं, और इसे हम D पॉइंट नाम दे देते हैं। थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा क्या है, त्वरण का फॉर्मूला A बराबर क्या है, वेग में परिवर्तन। अब समझिए, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, कौन सा लेंथ है। आप इसमें अगर पकड़ने जाएंगे, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, वस्तु कहाँ से चल रही है, C पॉइंट से,
अब इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है दोस्त, v। अब फाइनल v है, प्रारंभिक u है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये CD का जो लेंथ आएगा, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, हम क्या पहला ऊपर क्या रखेंगे, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस का मतलब दूरी से मत समझिएगा, हमारे कहने का मतलब उसके अंतराल में कितनी संख्याएं बढ़ रहा है, समझ रहे हैं, कितनी संख्याएं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जितनी संख्याएं बढ़ रहा होगा वही तो, नहीं तो वेग में परिवर्तन होगा। तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, CD। क्या करना पड़ेगा दोस्त, CD। क्या करना पड़ेगा, CD। और यह CD किस प्रकार निकलेगा, OD माइनस OC। क्या निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा। कैसे, यह CD हमको निकालना है, यह CD निकालना है, तो जाहिर सी बात है इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे। यह मूल बिंदु है दोस्त, यह क्या है, मूल बिंदु है। लेकिन जब हम किसी भी वस्तु का अवलोकन करना कहां से शुरू किए हैं, यहां से। हम यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि वस्तु वो विरामावस्था में भी हो, अगर होगी तो यहां से शुरू कर सकते, कोई टेंशन नहीं। अब समझेंगे, अब CD हमको यह लेंथ निकल जाएगा तो हमारा क्या होगा, वेग में परिवर्तन समझ में आ जाएगा। अब यह निकालने के लिए OD, अब OD क्या है ध्यान से देखेंगे, यह मूल बिंदु है और OD यह पॉइंट कौन सा है, V। OD की जगह क्या लिखेंगे, V। हम क्या निकाल रहे हैं, CD निकाल रहे हैं। CD क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि CD वह संख्या है, इस रेखा पर CD वह संख्या आएगी जो बताएगी कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ है। और CD किस प्रकार निकाल सकते हैं, OD माइनस OC। OC कितना है, OC कितना है, V। यहां से मूल बिंदु से यहां पर चलें तो कितना हुआ, V हुआ। तो क्या लिखेंगे, सॉरी U। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, क्या वेग में परिवर्तन हम फाइनली V माइनस U लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। चलिए अब हमको क्या करना है, समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन आप समझेंगे, समय में परिवर्तन देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मान लेते हैं यह पॉइंट जो है M है। समय में परिवर्तन देखने के लिए क्या हम CM, जाहिर सी बात है दोस्त, यहां से बिंदु चले या यहां से चले, बात एक ही है क्योंकि यह मूल स्थान है और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में है। और यहां पर पहुंच रहा है CM, यानी कि जो CM का लेंथ होगा क्या वही OA का लेंथ होगा, ध्यान से समझिएगा। जो CM का लेंथ होगा क्या यही OA का लेंथ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और OA कितना है, OA कितना है, T। यह क्या है, 0, क्या है 0, और ये फाइनल क्या है, T। तो OA निकालने के लिए क्या करेंगे, T माइनस 0, और फाइनल क्या आ जाएगा, T। फाइनल क्या आ जाएगा, T। अब यहां पर क्या लिख देंगे, T। हमने कुछ नहीं किया है दोस्त, जो ग्राफ बनाया, और ग्राफ भी हमने अपने से नहीं बनाया है, ध्यान से समझिएगा, ग्राफ हमने अपने से नहीं बनाया है। ग्राफ का कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि यह इक्वेशन को पाने के लिए, इस गति के नियम को पाने के लिए आपको वैसी वस्तु की गति को लेना पड़ेगा जो एक समान रूप से गति कर रही हो। किस हिसाब से, एक समान रूप से गति, और एक समान रूप से गति करने का ग्राफ इस प्रकार बनता है। और जब यह वस्तु यहाँ से और यहाँ के बीच में दूरी तय कर रही है तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टाइम कितना लग रहा है, वो सभी हमने लिखा है। और हमने एक फॉर्मूला देखा जो हमने बहुत पहले ही पढ़ा है सेशन में अपने, त्वरण परिवर्तन ऑफ वेग बटा में परिवर्तन ऑफ समय, परिवर्तन ऑफ वेग परिवर्तन ऑफ समय। अब आइए, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये इधर भागा में इधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा A इंटू T, V बराबर U। अब यही फाइनल बन जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस से इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस। V बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस AT। और ये आपका प्रूफ हो गया ग्राफ विधि से गति का पहला नियम। क्या प्रूफ हो गया दोस्त, ग्राफ विधि से गति का पहला नियम का जो इक्वेशन है वो चीज़ हमने आपको प्रूफ कर कर दिखाया। एक बार इस वीडियो को और थोड़ा रिवाइंड कर कर देख लीजिएगा, किस प्रकार प्रूफ होते हैं, आसानी पूर्वक आप समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं, सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब हम कल मिलेंगे आपसे तो वहाँ पर दो और जो गति के नियम हैं, जो S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT है, इसे हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे
और एक वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2AS है। इन्हें हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर इन सभी दो गति के नियमों को समझेंगे। चलिए, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।